हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिसिटी के इस वीडियो में हम लोग जहां लास्ट वीडियो में बैटरीज को देखे थे, सेल को देखे थे, डिफरेंट कंडीशन सेल की किस कंडीशन में हमें क्या ईएमएफ और वोल्टेज में ड्रॉप में रिलेशनशिप मिल रहा है, इसको देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा छोटा सा एक बात जो बैटरी से जुड़ा हुआ बात है वो है रिलेटिव पोटेंशियल। तो रिलेटिव पोटेंशियल क्या है कि एक सॉल्व करने के लिए इजी बनाने के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया है। और रिलेटिव पोटेंशियल का मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट में डील कर रहे हो, तो मान लिया जाए आपको हमने पहले ही बताया कि ये इंडिकेट करते हैं हम लोग इस तरह से बैटरी और इसके ईएमएफ को इस तरह से दर्शाएं। रिलेटिव पोटेंशियल का मतलब है कि अगर किसी एक पॉइंट को रेफरेंस के लिए 0 वोल्ट मान लिया जाए, मान लें कि ये हमारा 0 वोल्ट है और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो हम बोल सकते हैं वीवी माइनस वीए जो है हमारा ईएमएफ है। और अगर किसी पॉइंट को 0 मान ले, ये अगर पॉइंट 0 है, तो हम ये बोल सकते हैं वीवी जो है वो है ई। मतलब एक पॉइंट को 0 मानते ही बाकी सारे पॉइंट हमें रिलेटिव फिगर्स के रूप में मिलते थे। तो रिलेटिव पोटेंशियल क्या है कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए जब किसी एक रेफरेंस के तौर पर 0 मान लिया जाए, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 0 नहीं है, क्योंकि हमें ये डिफरेंस में काम करना होता है। ये अगर 2 है और ये 4 है तब भी इसकी डिफरेंस 2 होगी, 10 है और 12 है तब भी इसकी डिफरेंस 2 होगी। और जो भी इलेक्ट्रिक करंट सॉल्व होगा तो वो डिफरेंस इन पोटेंशियल पर सॉल्व होता है। मतलब हमें वी माइनस वी ए से लेना देना है, एग्जैक्ट वैल्यू बी और ए की क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए अननोन टर्म्स की वैल्यूज को ऑब्टेन करने के लिए इसे एक पॉइंट को रेफरेंस 0 लिया जाता है और इसी रेफरेंस को बोला जाता है रिलेटिव पोटेंशियल। मतलब उस 0 के रेफरेंस में हम बाकी किसी को भी पोटेंशियल जो डिफाइन कर रहे हैं उसी को बोल रहे हैं रिलेटिव पोटेंशियल। अब जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट सब सेक्शन, जिसे आप बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हम नहीं बोल रहे हैं, उस सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ क्या है तो समझाएंगे। किरचॉफ्स लॉ ने 2 लॉ दिया। पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे हम लोग जानते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से, जंक्शन लॉ के नाम से। अगले लॉ दिया गया वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और जिसे कहा जाता है कि मेश लॉ। तो आप इस टर्म्स से कंफ्यूज नहीं होइएगा। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और किरचॉफ्स करंट लॉ को ही किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को किरचॉफ्स मेश लॉ कहा। अब बारी बारी से देखें कि ये लॉ है क्या, तो टर्म को समझा जाए। तो पहला हम टर्म समझते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल को। तो केसीएल क्या कहता है तो समझा। केसीएल कहता है कि अगर किसी जंक्शन पर करंट को कैलकुलेट किया जाए, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के एक जंक्शन पॉइंट पर आप अगर टोटल करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस जंक्शन पर आने वाले टोटल करंट और उस जंक्शन से जाने वाले टोटल करंट हमेशा इक्वल होगी। मतलब वो जंक्शन पर कोई करंट या कोई चार्ज वैल्यू नहीं होगा। ठीक, तो समझा जाए क्या बोल रहे हैं। अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडीशन ये देख रहे हैं, एक जंक्शन पर एक करंट ये जा रहा है, एक करंट ये जा रहा है, एक करंट ये जा रहा है, और उस जंक्शन से ये करंट निकल रहा है। मतलब मान लो कि I1, I2, I3 करंट जंक्शन की ओर जा रहा है और I4 करंट जंक्शन से बाहर निकल रहा है।
तो किरचॉफ जंक्शन लॉ कहता है कि एक जंक्शन पर आने वाले करंट और एक जंक्शन से निकलने वाले में एक और ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो कि एक ही नहीं, अगर कोई भी आप 5-6 भी ले लें। तो ये जंक्शन पर आने वाले करंट और जंक्शन से निकलने वाले करंट हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। मतलब किसी भी कंडीशन में सिग्मा जो आई इन मतलब यहाँ पर जो गया और जो सिग्मा आई आउट होगा वो हमेशा बराबर। मतलब किसी जंक्शन पॉइंट, अगर जंक्शन पॉइंट ए है तो इस ए पॉइंट पर आने वाला सारा करंट और इस ए पॉइंट से जाने वाले सारे करंट की वैल्यूज बराबर। और इस हिसाब से लिख सकते हैं तो इस जंक्शन पर आने वाली करंट थी हमारे पास I1, दूसरी करंट थी I2, तीसरी करंट थी I3 और इस जंक्शन से निकलने वाली जो करंट थी वो थी I4 और एक था I5। तो ये वैल्यूज बोल रहा है कि आपस में इक्वल होगा। मतलब सारे करंट जो उस जंक्शन पर गए और सारा करंट जो उस जंक्शन से निकल के आया वो सब कुछ आपस में बराबर। तो किरचॉफ्स करंट लॉ इसी चीज को स्टेट करता है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉब्लम वगैरह को देखना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास कह रहा है कि किसी जंक्शन पॉइंट O पर ऐसी कंडीशन है कि वहां पर इधर उधर पाथ से करंट आ रहे हैं तो वहां से निकलने वाले करंट की वैल्यूज को निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किरचॉफ्स केसीएल के अनुसार, किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से जंक्शन पर आने वाली करंट हमेशा जंक्शन पर से टोटल जाने वाली करंट के बराबर होगी। आने वाली करंट जो थी वो थी 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर और जाने वाली करंट जो है I, तो हमारा I निकल के आया 10 एम्पियर। ठीक है। अब जो है हमें जो समझना है वो है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, जिसे बोलते हैं मेश लॉ। और ये आपको बता दे कि एक ऐसा मेथड या ऐसा टेक्निक जिसकी हेल्प से आप मोस्टली इलेक्ट्रिक करंट को बोल सकते हो कि हम 90% समझ गए किसी नेटवर्क का कैसे सॉल्यूशन होता है, कैसे पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस होता है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी कंसंट्रेशन को थोड़ा हाई करके देखें कि क्या है ये। केवीएल या फिर इसे बोलते हैं मेश लॉ, क्योंकि कभी कभी बुक में कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए इसे मेश का नियम भी कहा जाता है। तो केवीएल कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट है मान लिया जाए E1, R1, R2, R3, E2, ये कुछ दिया गया एक सर्किट और आपसे पूछ रहा है कि किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट जाएगा, किसी इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट जाएगा, या भी कुछ ऐसा वैल्यूज कि किधर करंट का डायरेक्शन कहां पर होगा, इस रेजिस्टेंस पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कहां पर हमें मान लीजिए अगर इस नियम को दे रहे हैं ABCD, तो किस तरफ किस डायरेक्शन की करंट जाएगी, कहां से करंट जाएगी और नहीं जाएगी। इसमें से 2 बैटरीज लगे हुए थे, कौन चार्जिंग में होगा कौन डिस्चार्जिंग में होगा, या दोनों डिस्चार्जिंग में होंगे कि दोनों चार्जिंग में होंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको सॉल्व करना नॉर्मल केस में मुमकिन नहीं। तो इसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने वोल्टेज लॉ दिया। क्या है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? तो पहले हम एक रफ या फिर दूसरे डायग्राम को देखते हैं, सिंपल डायग्राम को, उसके बाद हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कि इस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं।
मान लिया जाए इस सर्किट को हमें सॉल्व करना है कि करंट का वैल्यूज क्या होगा। ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट क्या है क्लास 10th में सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, तो फटाक से हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो अभी उसको रोकना है, अभी हम लोग इसे समझे कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज क्या कहता है? तो किरचॉफ्स वोल्टेज कहता है कि अगर किसी तरह से नेटवर्क में हम जहां से चलना शुरू करें और वापस चल के उसी पॉइंट पर आ जाए, मतलब कि हम नेटवर्क के पास में एक क्लोज लूप कंप्लीट कर ले। अगर हम सुन लें तो अगर किसी नेटवर्क में हम एक कंप्लीट क्लोज लूप कर रहे हैं तो उस केस में क्लोज लूप मतलब कि जिस पॉइंट से चलना शुरू किए और घूम फिर करके वही पॉइंट पर आ गए, तो हमें एक बात आप सोच के बताइए कि हमारी पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। सिंपल है, हम इस पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हैं, चल रहे हैं और फिर उसी पॉइंट पर पहुंचे। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। हम फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को वही बोल रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी पोटेंशियल ड्रॉप जीरो। तो देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हर वो वायर जो अलग पोटेंशियल पे हो सकता है उसको नाम दे दे रहे हैं। ए वायर, बी, सी, डी। पॉइंट सब ने डिफरेंस कर लिए। ये वायर पूरी एक पोटेंशियल होगी, दूसरी पोटेंशियल, तीसरा पोटेंशियल, चौथा पोटेंशियल। पहले कुछ क्लास पहले हम लोगों ने इसका डिस्कस किया कि कैसे एक लंबे वायर को एक पोटेंशियल पर माना जाता है। तो हम कह रहे हैं कि किरचॉफ्स लॉ कहता है कि VA माइनस VA जीरो होगा, और ये मैथमेटिकल भी प्रूफ है कि अगर हम A पॉइंट से चले और घूम फिर करके A पॉइंट पर आ जाए तो वो जीरो ही होगा। लेकिन इसको कैसे उसने जीरो बोला, तो देखा वो कहता कि A से हम चले, इसका मतलब A से B पर गए, मतलब VA माइनस VB, ठीक है, और फिर B से हम C पर गए हैं, मतलब प्लस VB माइनस VC, और C से गए हैं D पर, मतलब प्लस VC माइनस VD, और फिर D से हम आए हैं A पर। मतलब हमने अपने पाथ को चेक कर लिया कि किस किस तरह से हम रेजिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, और तब हम आए हैं जीरो। मतलब ये टर्म्स आपस में काउंटर हो रहे हैं। B से B कैंसल, C से C कैंसल, D से D कैंसल, और VA माइनस VA जो हमने स्टेटमेंट लिए। लेकिन इसने क्या किया, केवल स्प्लिट किया कि हम अपनी पाथ को केवल दिखा दें कि किस तरह से लूप में चले, मतलब लूप में किस तरह से चला गया उसको। ठीक है, अब तरीका देखिए, ये हुआ इक्वेशन, जिस इक्वेशन को किरचॉफ ने बोला कि ये इसका सम हमेशा हमें जीरो मिलेगा। सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए किरचॉफ बोला है कि खुद से एक डायरेक्शन मान ले कि करंट किसी डायरेक्शन में चल रहा। कंडीशन समझिए, किरचॉफ कहता है कि अगर आप इक्वेशन को लिख दिए और इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई एजम्पशन कर ले कि करंट किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है। अगर हमारा आंसर का वैल्यू, मान लीजिए कि करंट हमने x माना है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब कि हमारा एजम्पशन सही है, डायरेक्शन सही हमने माना है। और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव होते मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो। आंसर से पहले इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा जो किरचॉफ कहता है कि हमको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में करंट चलेगा सर्किट पे, नेटवर्क को चूंकि हम लोग अभी सॉल्यूशन के लिए ले रहे हैं, लेकिन खुद से एक डायरेक्शन में मान ले कि करंट चल रहा है, और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा तो मान लीजिएगा कि डायरेक्शन माना हुआ सही है, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो हम बस डायरेक्शन को उलट देंगे और कुछ चेंज नहीं करें। तो देखा जाए, हम मान रहे हैं कि करंट इधर से आई चलना शुरू हो, ठीक है, आई अननोन ही रहने दीजिए, उसकी वैल्यूज को निकल जाएगा। तो आप समझा जाए, VA माइनस VB, VA माइनस VB, ये है अपना IR1 ओम्स लॉ के हिसाब से, ये आप अभी ओम्स लॉ के हिसाब से I इंटू R1, ये इसकी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी, प्लस VB माइनस VC IR2। हम लोग करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं, प्लस माइनस में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होगा तो वहां माइनस हो जाएगा, लेकिन हम लोग करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब सही स्टेटमेंट। अगला VC माइनस VD, तो ये हो जाएगा IR3, और उसके बाद हमने लिखा है VD माइनस VA, D माइनस A, तो छोटा में से बड़ा घटा रहे, इसका मतलब ये माइनस E हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक
बैटरी के ऊपर लिखा हुआ पोटेंशियल है E1 सॉरी माइनस E1। और इस केस में अगर आप बोलते हैं कि करंट कितना ज्यादा है तो आप लिख सकते हो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू E1 और I जो हो गया E1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब केवीएल की हेल्प से आप करंट की वैल्यूज को निकाल सकते। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे केवीएल यूज किए, तो ये हमारा केवीएल इक्वेशन है। केवीएल अब थोड़ा केवीएल को देख लेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट में कैसे यूज करें, तो देखा तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट में यूज करने जा रहे हैं केवीएल को। और सर्किट हमारे सामने है, सर्किट को देख लें। एक क्लोज लूप ऐसा और एक क्लोज लूप ऐसा। हम क्लोज लूप को केवल दिखा दे रहे हैं कि हमें कितने क्लोज लूप मिल रहा है, तो एक ऊपर में मिला और एक नीचे में। करंट की वैल्यू पता करना है, तो चूंकि दो क्लोज लूप मिला है तो दो तरह के करंट को मान लें I1 करंट इधर से मूव कर रहा है, तो I1 जाएगा I1 जाएगा I1 जाएगा I1 जाएगा यहाँ पर I1 करंट। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि I2 करंट इस तरह से मूव कर रहा है, क्योंकि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उधर से करंट का डायरेक्शन लेना थोड़ा अच्छा रहेगा। तो I2 गया मतलब इस जंक्शन पर पहुंचने वाला करंट है I1 प्लस I2। एट B पर हम देख रहे हैं पहुंचने वाला जो करंट है वो है I1 प्लस I2। तो आप ये बताइए इस लाइन पर BD लाइन पर जो करंट जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों के सम के बराबर। मतलब BD लाइन पर जो करंट जाएगा I3 जो होगा वो होगा I1 प्लस I2। किरचॉफ्स करंट लॉ जो अभी पढ़े हैं उसी के हिसाब से लिख रहे हैं कि दो करंट इस जंक्शन पर जो जा रही है, तो इस जंक्शन से जो अंदर की ओर आप करंट जाएगी, इस करंट से इस जंक्शन से जो दूर जाती करंट होगी, मतलब कि I आउटपुट जो मिलेगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2। देखिए इस डायरेक्ट लाइन में गया I1 प्लस I2। पहले करंट को डिसाइड कर लीजिए, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर से I1 करंट इधर गया तो I1 इधर और I2 इधर, अपनी पाथ को चला जाएगा, सब कुछ बैलेंस। और I2 ये गया है, फिर इस सर्कल से होता हुआ करंट चला जाएगा। तो हमारे पास अभी जो इक्वेशन मिल रहा है वो इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल रहा है कि सर्किट एक ये है, ठीक है, यहां पर भी रेजिस्टेंस है जिसमें I1 करंट I1 प्लस I3 करंट कोई नहीं I1, ठीक है। और एक जो इसका पार्ट है सेकंड जो लूप हमें मिल रहा है वो मिल रहा है कुछ इस तरह से। तो ये हुआ R2 रेजिस्टेंस, यहाँ R1 रेजिस्टेंस। हम केवल दिखा रहे हैं कि हमारे पास दोनों पार्ट क्या है, R3 यहाँ पर I1 प्लस I2 करंट और यहां से I2 करंट। E2 हमारी रेटिंग ये रही और ये रहा E1। या तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दे या दोनों को एक साथ। तो हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं लूप ABDA। लूप हम ले रहे हैं ABDA ताकि लिखने में आसानी हो। अगर आप बड़े स्ट्रक्चर को काम कर रहे हैं तो पहले चीज जहां जहां पोटेंशियल चेंज कर सकता है उस पॉइंट को नेम कर दे और उसको इस तरह से सजाएं कि ताकि आपको ध्यान रखने में दिक्कत ना हो। और इसका इक्वेशन हम लिख देंगे VA माइनस BB प्लस BB माइनस BD प्लस BD माइनस VA। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। ये टर्म क्या होगा, VA माइनस VB। हम लिख रहे हैं VA माइनस VB करंट के डायरेक्शन में है, मतलब कि IR1 प्लस VB माइनस VD करंट के डायरेक्शन में, मतलब I1 प्लस I2 R3 है प्लस VD माइनस VA मतलब कि माइनस E इक्वल टू 0। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा आया I1 R1 प्लस
I1 प्लस I2 R3 इक्वल टू E, इक्वेशन ए। तो दिक्कत दूसरा चीज, अब चलते हैं लूप ले लेते हैं बी सी डी बी, बी सी डी बी। अब लिख लें इक्वेशन बी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी बी इक्वल टू 0। वी बी माइनस वी सी, चलिए एक और चीज छूट गया, यहाँ पर ये वायर का चूंकि पोटेंशियल अलग है तो इसका नेमिंग कर देते ई, जिसे इंट्रोड्यूस करते बी ई। हम लोग जहां पर भी हो उसको हर पॉइंट को हमें पोटेंशियल चेक करना है, और कोई पोटेंशियल तो नहीं कोई पोटेंशियल नहीं है। हाँ, एक और चीज जो थोड़ी गड़बड़ हो जाती, ये वायर चूंकि एक ही है, ठीक है, तो एक वायर है तो इसका मतलब ये पॉइंट भी सी पॉइंट ही है हमारे को इक्वेशन में, कोई इस पॉइंट को दूसरा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वायर सेम है। सी हुआ तो हमारा हुआ बी ई सी बी, बी ई सी, ये पूरा वायर सी है और उसके बाद बी हो, तो वी वी माइनस वी ई प्लस वी ई माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी इक्वल टू 0। वी वी माइनस वी, हम यहाँ पर बड़े पॉजिटिव साइड माइनस नेगेटिव साइड कर रहे हैं, मतलब ये हमारा हुआ E2 प्लस डायरेक्शन के अनुसार करंट हमारा इस साइड आ रहा है, मतलब करंट का हम अपोजिट में जा रहे हैं, तो करंट का अपोजिट जाने का मतलब हुआ कि हम माइनस लिख दें, माइनस करंट का अमाउंट है I2, I2 रेजिस्टेंस है R2, अगला VC माइनस VB, हम करंट से फिर से उल्टा आ रहे हैं, तो माइनस I1 प्लस I2 करंट इसमें जा रहा है, इस लाइन में I1 प्लस I2 करंट जा रहा है, और R3 इक्वल टू 0। पहले पता चल रहा है कि बार बार जो हम काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, अगर करंट I है और R जा रहा है तो इसके पोटेंशियल ड्रॉप मतलब A B, VA माइनस VB को हम लिख रहे हैं IR, ओम्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो यहां से हम इक्वेशन को लिखे तो लिख सकते हैं E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3, ये हुआ इक्वेशन बी। और आप लोग क्लास 10th में बहुत ही ज्यादा मेहनत किए हो, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन है हमारे पास, 2 वेरिएबल है, सॉरी अननोन है I1 और I2। आप इन दोनों की वैल्यूज जैसे ही निकालोगे तो आप हर रेजिस्टेंस पर ये बता सकते हो कि किसमें कितना करंट जा रहा है, क्योंकि I1 और I2 अगर नोन हो गया तो आपकी एजम्पशन के अनुसार ये भी पता चल जाएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यूज है डायरेक्शन माना हुआ सही है, नेगेटिव वैल्यूज है तो डायरेक्शन हम जस्ट रिवर्स कर देंगे, और सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पर हम बता सकते हैं कि किस पर करंट कितना दौड़ रहा है। तो ये आज की वीडियो जहां पर हम लोग आज इसे खत्म करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, केवीएल और केसीएल के आधारित, और सारे प्रॉब्लम्स आपके बन जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। इनकेस कोई डाउट रहा कुछ प्रॉब्लम्स के साथ अगले क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करें। थैंक यू।